अजीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्रा, गुड आफ्टरनून। अजीज़ दोस्तों, इंग्लैंड के मामला काफ़ी कुछ खबरें हैं मेरे पास जो आपके साथ मैं शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले तो यहाँ पे एक इन्फ्लेशन की जो सूरत हाल है उसने बड़ा मारा हुआ है। टमाटर, कुकुम्बर, जो खीरा होता है, ककड़ी, सलाद, इस टाइप की सब्जियां मार्केट से गायब हैं। और सुना है, हालांकि मैं तो यहाँ पे शॉपिंग के लिए जाता हूँ घर की, तो मुझे अभी तक ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आई, लेकिन सुना है कि सुपर मार्केटों ने इसकी राशनिंग शुरू कर दी है कि हर आदमी को एक थोड़ा सा टमाटर और थोड़ी सी चीज़ें लेने की इजाज़त है। ये मुसलसल हम ये ख़बरें देख रहे हैं। हालांकि मुझे अभी तक, वैसे मैं ये सब्ज़ी हमारी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है घर में, तो सब्ज़ी मैं मार्केट से लेता हूँ, जो बाहर स्टॉल लगे होते हैं उनके पास अच्छी भी होती है और सस्ती भी होती है। तो मैं तो अब तक लेके आता रहा हूँ, मुझे कहीं मसला नहीं हुआ। लेकिन ये जैसे एक टीवी की रिपोर्ट आई है कि टमाटो और कुकुम्बर 2 से ज़्यादा नहीं देते, और उन्होंने कहा है कि यूके की सुपर मार्केट्स में ये अब ज़्यादा लेने का अलाउड नहीं है, क्योंकि यूके में ये सामान बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। और रिसेशन की वजह से सबसे पहले ये मसला हुआ है, फिर फूड प्राइसेस की प्राइस इतनी फूड की इंक्रीज़ हो गई कि अब राशनिंग करना पड़ रहा है, क्योंकि शेल्फ खाली हो जाते हैं। और मेजर सुपर मार्केट है वो वेजिटेबल और फ्रूट की राशनिंग कर रही है। टेस्को, जो कि इंग्लैंड की सबसे बड़ी सुपर मार्केट है, उसने अपने शॉपर्स को कोई भी 3 चीज़ें लेने का अलाउ किया है। टमाटो, पेपर और कुकुम्बर जो है उसकी एक राशनिंग कर दी है। इससे पहले एलडी सुपरमार्केट ने भी यही चीज़ शुरू कर दी थी, वही रिस्ट्रिक्शंस लगा दी थी और बाकायदा लिख के लगाया था। मॉरिसन सुपरमार्केट ने भी 2 आइटमों पर पर्सन के ऊपर पाबंदी लगा दी थी। यूके सिटीजन्स अब सोशल मीडिया पे अपनी आवाज़ उठा रहे हैं और खाली शेल्फ की तस्वीरें लगा रहे हैं ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। तो इस सिचुएशन में यूके के मामला बहुत ख़राब हो रहे हैं। और ये डिटेल्ड रिपोर्ट है। देखें, एक्चुअली क्या है कि एक तो ब्रेग्ज़िट हुआ। मैं ज़ाहिर फ्रेंच सिटीज़न हूँ, तो मैं तो ब्रेग्ज़िट को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता था। मैं तो एज ए यहाँ पे फॉरेनर हो गया ना बिल्कुल, वरना पहले यूरोपियन यूनियन का हिस्सा था तो हमारे इक्वल राइट थे, सब कुछ था। अब अभी तक कोई मसला नहीं हुआ, लेकिन बहरहाल जनरली जो सबको मसले हो रहे हैं वो हमें हो रहे हैं, क्योंकि यूके और इंग्लैंड की 90% जो इंपोर्ट्स थी ना वो यूरोपियन यूनियन से थी। ख़ास तौर पे फूड आइटम तो सारा उधर ही से आता था। अब क्या है कि वो उस वक्त आता था तो बाय रोड ट्रक के ट्रक भर के रोज़ आते थे, हज़ारों ट्रक आते थे। और अब क्या है कि उस वक्त उस पर टैक्स नहीं लगता था, क्योंकि सिंगल का मार्केट थी, यूरोपियन यूनियन थी, तो कोई टैक्स नहीं होता था। अब जो भी सामान वहाँ से आ रहा है वो टैक्स, उस पर भारी टैक्स लगता है, तो प्राइसेस बहुत बढ़ गई। ये लोगों की हैसियत नहीं थी कि आप इस तरह कट ऑफ हो जाएं अपने सबसे करीबी पड़ोसी से। जो पाकिस्तान का हाल हुआ इंडिया से कटने के बाद, अगर एक मिसाल है कि 47 से पाकिस्तान ने इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे रखे होते, शराफत से रहता, इंडिया का छोटा भाई बन कर रहता, तो आज पाकिस्तान के ये हालात नहीं होने थे। पाकिस्तान को दुनिया में किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं होती। इसके 2 बड़े फ़ायदे थे ना। एक तो ये कि पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा पैसा तो आर्मी और टेररिज्म और इंडिया में प्रॉक्सीज चलाने पे लग जाता है, एक तो वो बचत हो जाती सारे पैसे की। दूसरा, आपके ये जो मार्केट है इंडिया की, पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को 140 करोड़ की मार्केट मिल जाती। इसी तरह इंडिया का सामान पूरी दुनिया में रिक्वायरमेंट होती है, पाकिस्तान में मज़े से बिकता। आज एक मिसाल है कि लाहौर से 30 किलोमीटर आगे अमृतसर में जो प्याज है 1 किलो 5 किलो, पाकिस्तान में 1 किलो मिलती है इतने में। हर चीज़ का ये इस वक्त हिसाब किताब है, आटे का ले लें, दालों का ले लें, सबका। आपको दुनिया की मोहताजी ना करनी पड़ती। यही यूके ने किया कि आपके बगल में इतना बड़ा यूरोप है, और फिर यूरोप कनेक्टेड है अफ्रीका से, 27 किलोमीटर है स्पेन से मोरक्को बाय शिप, 27 किलोमीटर।
टमाटर और वेजिटेबल ये सारी नॉर्थ अफ्रीका से बहुत आती है, ट्यूनीसिया, अल्जीरिया, मोरक्को, वहाँ से बहुत आती है, क्योंकि बहुत करीब ट्रांसपोर्ट का मसला ही नहीं है। अब क्या कि एक तो वहाँ पे मौसम ख़राब, दूसरा ब्रेग्जिट की वजह से भाव बहुत बढ़ गए, टैक्स लग गया हमको। यूरोप को ये मसला नहीं हुआ, हमें ये मसला हुआ। इंग्लैंड से वहाँ पे कुछ भी नहीं जाता था, सारा वहाँ से आता था यहाँ पे। तो ब्रेग्जिट करके इन्होंने ये मामला ख़राब किया। दूसरा फिर कोविड आया, उसने मामला ख़राब किया। और अब जो रही सही कसर है वो रशिया यूक्रेन ने का हमारा कचूमर निकाल दिया है, सारा पैसा उधर लगाया जा रहा है। तो यहाँ का तो हाल ख़राब है इंग्लैंड का। अब ब्रेग्जिट के हवाले से आखिरी एक हिस्सा रह गया था। आपको पता है कि यूनाइटेड किंगडम के 4 हिस्से हैं, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड, ये तो जुड़े हुए हैं ज़मीन के हिसाब से। फिर आयरलैंड का जो जजीरा है, आइलैंड है, उसमें नॉर्दर्न आइलैंड पे इंग्लैंड का कब्जा है, यूके का कब्जा है, और वो पार्ट ऑफ यूके है, चौथा हिस्सा। हालांकि वो आयरिश लोग हैं, आयरलैंड का हिस्सा है हिस्टोरिकली ये वो, लेकिन इंग्लैंड ने वहाँ पे अपना कब्जा रखा हुआ है। अब आयरलैंड तो जो है, जो कंट्री, वो यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है, और नॉर्दर्न आइलैंड ब्रेग्जिट के बाद उसको कटना था, तो नॉर्दर्न आइलैंड वाले वैसे ही आज़ादी मांग रहे हैं अरसे से। आज से 80s और 90s में यहाँ पे जितने बम धमाके होते थे लंदन में, कोई मुसलमान नहीं करता था, सारे आयरिश करते थे, आज़ादी मांग रहे थे। फिर इनका एग्रीमेंट हुआ और सीज फायर हुआ और सब कुछ हुआ। अब वो नॉर्दर्न आइलैंड वाले ब्रेग्जिट से खुश नहीं थे, क्योंकि इसका मतलब ये होता कि इनका जो बॉर्डर बनता है आयरलैंड के साथ, कंट्री के साथ, वो बॉर्डर एक्टिव होता, सामान सारा उधर से जो आ रहा था वो महंगा पड़ जाता, और आने जाने में तकलीफ होती, और ये सब चीज़ें। तो उसको अभी ओपन रखा गया था जब ब्रेग्जिट किया गया था, और ये फैसला हुआ था कि उसको बाद में सेटल करेंगे। लेकिन बाद में इंग्लैंड में कोई सरकार टिक के रही नहीं। बोरिस जॉनसन ब्रेग्जिट लाए, ब्रेग्जिट के लाते ही कोविड आ गया, कोविड ख़त्म होते ही रशिया यूक्रेन वार शुरू हो गई, बोरिस जॉनसन फारिग हो गए, लिज ट्रूस आई, लिज ट्रूस फारिग हुई, अब ऋषि सुनक आए। तो ऋषि सुनक है ना, उन्होंने एग्रीमेंट किया है अब यूरोपियन यूनियन से लास्ट वीक, और वो एक बड़ी सक्सेस बताई जाती है। जो नेशनलिस्ट ब्रिटिश हैं, जो कि अपने उस ईगो को ख़त्म नहीं कर पाए, वो तो बहुत खुश हैं, बहुत ज़्यादा खुश भी नहीं है, क्योंकि उसमें ये रखा गया है कि नॉर्दर्न आयरलैंड जो यूके का पार्ट है और कंट्री आयरलैंड, इनके दरमियान ट्रेड जारी रहेगी। जो यूरोपियन यूनियन के साथ है वो ओपन रहेगा, टैक्स फ्री, खाली उधर की हद तक। और यूके से जो नॉर्दर्न आइलैंड इनके अपने हिस्से में जो जाती है, उस पर चेक होगा और सारा सामान चेक होगा, और उसका बॉर्डर एक्टिव रखा है। तो उस पर नेशनलिस्ट ब्रिटिश बहुत नाराज़ हैं। अदरवाइज यूके को फ्री फ्लो दिया गया है, ग्रीन लेन सामान के लिए, कुछ सामानों के लिए है, और प्रोटोकॉल चेक ट्रेड के ऊपर रहेगी। कोई बॉर्डर आयरिश समंदर में नहीं रहेगा। ब्रिटिश सॉसेजेस वगैरह के ऊपर जो पाबंदी थी वो ख़त्म हो जाएगी, और इस तरह की चीज़ें हैं जो कि अब उसको ये कामयाबी बता रहे हैं कि अब ब्रेग्जिट पूरे यूके पे लागू हो गया है, लेकिन अभी भी नॉर्दर्न आयरलैंड और आयरलैंड की ट्रेड जारी रहेगी। अजीज़ दोस्तों, इस सिलसिले में आपको मैं एक बात बताऊं कि इंग्लैंड का इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला इन्फ्लेशन और वो है, तो दूसरा इस्लामिक एक्सट्रीमिज़म है। देखें, ये भाई साहब हैं, इसकी तकरीर आप देखें, ये कह रहा है कि हम काफिरों को बता रहे हैं कि इस्लाम के मुताबिक कोई भी मुल्क में इस्लामिक लॉ के अलावा कोई लॉ चल नहीं सकता, और कोई भी नहीं चलेगा, ये हम नॉन मुस्लिमों को अलाउ नहीं करेंगे। मैं साफ बता दूं हमारे भाइयों को कि हम डेमोक्रेसी को एक्सप्लॉइट करते हैं पावर में आने के लिए, और मैं काफिरों को कह रहा हूं कि तुम लोग पागल हो। हमारे मुसलमान भाई रास्ते में भी, गलत रास्ते पे भी होंगे तो भी वो पावर में आ जाते हैं डेमोक्रेसी में, क्योंकि वो कोई ना कोई मैनिपुलेशन करते हैं। और एक बार हम पावर में आ जाएं तो हम काफिरों को पावर में नहीं आने देंगे, इसके बारे में आप श्योर रहें। और मैं अरबगान और मोहम्मद मुर्सी की मिसाल देता हूं, जो इजिप्ट का था, मर गया जो, कि हम जब भी पावर में आएंगे हम ऐसे ही रूल करते रहेंगे अपने तरीके से, और हम किसी काफिर को फिर मुसलमान के ऊपर रूल नहीं करने देंगे। हम प्लूरलिस्टिक सिस्टम को एक्सेप्ट नहीं करते, खाली इस्लाम को एक्सेप्ट करते हैं।
काफिर मुसलमानों पे रूल नहीं कर सकता। अल्लाह ने मुसलमानों से ये वादा किया है कि काफिर तुम पे गालिब नहीं आएगा। हम मुसलमान भाई पावर में आएंगे किसी भी तरीके से, और फिर हम ऐसे पावर में आएंगे कि हम किसी काफिर को फिर उठने नहीं देंगे। ये हो रहा है। खाली इंग्लैंड नहीं, पूरे यूरोपियन यूनियन में इस्लामिक इन्वेशन हो रहा है। अभी आपको पता चला होगा कि इटली के समंदर में एक कश्ती डूब गई, 200 लोग थे उसमें और ज़्यादातर मर गए हैं। उसमें पाकिस्तानी बहुत सारे थे। एक पाकिस्तान की हॉकी प्लेयर भी थी, फीमेल, वो भी मारी गई उसमें। मैं हैरान हुआ जब पता चला कि उस कश्ती में पाकिस्तानी थे, अफ़गानी थे, ईरानी थे, इराकी थे, लीबिया के थे, सीरिया के थे, सब मुसलमान। भर भर के इस वक्त मुसलमान यूरोप का रुख कर रहा है। यूं समझ लेंगे जैसे ऑटोमन एम्पायर अपने हमला कर रही है। जब आपको याद है कि आज से 400-500 साल पहले जब ऑटोमन एम्पायर पीक पे थी तो रोज़ यूरोप पे हमला करके आगे बढ़ रही थी। पेरिस तक आ गए थे ये इस्लामिक रूल। आज आपको यूरोप में जो इस्लामिक मुल्क मिलते हैं ना, बोस्निया है, कोसोवो है, अल्बानिया है, ये मेजॉरिटी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं। और इसके अलावा कई इलाकों में मुसलमान वो ऑटोमन अम्पायर के ज़माने में फतह हुए थे, और फिर यहाँ पे जैसे मुसलमान रूल आता है तो ज़बरदस्ती कन्वर्जन और ये सब करके लोगों को मुसलमान किया जाता है। तो ये उस ज़माने के, तो ऐसा लगता है कि ऐसे ही लश्कर आ रहे हैं रोज़ कश्तियों में बैठ के। उस ज़माने में भी ऑटोमन अम्पायर है ना, बाद में तो बहुत कमज़ोर हो गई थी, लेकिन जब पीक पे थी तो इसकी नेवी बहुत स्ट्रॉन्ग थी। इसकी नेवी में सैकड़ों हज़ारों शिप होते थे। और आपको पता है समंदर के रास्ते आसान और सेफ पैसेज होता है, सफ़र करना आसान हो जाता है। तो ये समंदर के रास्ते आते थे और सफ़र करते थे, और तो इनकी नेवी काफ़ी स्ट्रांग थी। तो उस ज़माने में भी कश्तियाँ भर भर के, जब लश्कर एक तरफ घोड़ों से आ रहे होते तो साथ में कश्तियाँ चल रही होती थी। फिर घोड़ों पे और घोड़ा गाड़ियों पे तोपें और बड़े भारी हथियार जो होते थे। एक मंजनिक होती थी जिस पे बड़े बड़े पत्थर लगा के यूँ फेंके जाते थे तो किले की दीवारें टूट जाती थीं। वो भारी भारी हथियार सब घोड़ों गाड़ियों में, और वो नहीं आते थे क्योंकि जब ज़मीन होती है टेरेन वो ऊंची नीची और पहाड़ी और इस तरह की होती है, तो वो लेके जाना बहुत मुश्किल होता था। जब मोहम्मद बिन कासिम आया था सिंध हमला करने के लिए, तो ये मंजनिक के लेके आया था जिससे कि पत्थर फेंके गए थे। और दीबल जो कि आजकल कराची कहलाता है, उस वक्त राजा दाहिर का ये पोर्ट सिटी था दीबल का किला, और आगे इसने फिर सेवन का किला वगैरह इसी मंजनिकों से पत्थर मार मार के तोड़े थे। वो मंजनिकें भी हज्जाज बिन यूसुफ ने समंदर के ज़रिए भेजी थी, शिप के ज़रिए भेजी थी, क्योंकि बाय रोड लाना उनको बहुत ही मुश्किल होता था। तो ये उस ज़माने में जो कश्तियाँ जाती थी, तो आज ये कश्तियों में बैठ के जा रहे हैं भर भर के। फिर बाय रोड इनका बड़ा रोड बॉर्डर, तो आपको पता है कि एक बार आप यूरोपियन यूनियन में घुस गए बल्गारिया से, अब जैसे ये यूरोपियन यूनियन है, अब इसमें आप देखें कि रोमानिया बल्गारिया अभी यूरोपियन यूनियन का हिस्सा तो है लेकिन शेंगन में नहीं है। शेंगन है ना यूरोपियन यूनियन में बॉर्डर फ्री है, कि इनके दरमियान बॉर्डर नहीं है। तो देखें यूरोपियन यूनियन को आप लगा लें 3 किस्म के हैं। एक है शेंगन स्टेट, ये जो ग्रीन कलर है ये शेंगन स्टेट है, इनके दरमियान बॉर्डर भी नहीं, ये एक कंट्री जैसा है। और जो ब्लू है ना रोमानिया बल्गारिया और आयरलैंड, ये शेंगन नहीं है, यानी इनके बॉर्डर यूरोपियन यूनियन से लगे रहेंगे बॉर्डर, लेकिन ये यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है, इन्होंने अभी अपने बॉर्डर ख़त्म नहीं किए। और जो येलो है ना ये यूरोपियन यूनियन के मेंबर ही नहीं है, स्विट्ज़रलैंड, नॉर्वे और आइसलैंड, लेकिन इन्होंने शेंगन रखा है कि उनके बॉर्डर ख़त्म है यूरोपियन यूनियन से। तो आप खुद देखें कि ये ग्रे कलर का है, ये रशिया, यूक्रेन वगैरह, और यहाँ पे आप आ जाएं तो ये जो ग्रीस के साथ है ना ग्रे हिस्सा, उसमें बोस्निया, कोसोवो, अल्बानिया, इस टाइप के मुल्क हैं। ये ना यूरोपियन यूनियन में है ना किसी और चीज़ में। लेकिन जो एक्स रशियन जो कंट्रीज़ थे, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, जो सोवियत यूनियन का हिस्सा थे,
ये अब यूरोपियन यूनियन में भी हैं और शेंगन में भी हैं, जबकि अपना पोलैंड, चेक रिपब्लिक, स्लोवेक रिपब्लिक, हंगरी, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, ये सब है ना, ये सोवियत यूनियन के ज़माने में कम्युनिस्ट ब्लॉक में थे। तो अब आप ये देखें कि यूरोपियन यूनियन में इस तरह की ये यलगार कर रहे हैं कि जिससे कि, और फिर यहाँ पे जो इस्लामाइजेशन की कोशिश हो रही है उसने बहुत तंग किया हुआ है। खाली यूके में 2000 मदरसा मस्जिदें हैं जिसमें 2.5 लाख बच्चा एक साथ रजिस्टर्ड है, पढ़ रहा है। मदरसे में क्या सिखाया जा रहा है? एंटीसेमेटिक। एंटीसेमेटिक मतलब एंटी यहूदी, एंटी हिंदू, मिलिटेंसी, होमोफोबिक और इस्लाम की एक्सट्रीम तालीम और कुरान। इससे एक बच्चे का दिमाग खराब ही होता है। ये इस वक्त इंग्लैंड में हो रहा है, जिसका नतीजा ये निकलता है कि ये एक स्टूडेंट है, इसका बाप कहता था कि मैं तुम्हारे कज़न से शादी करूंगा, ये कहती थी नहीं करूंगी, ये घर से भाग गई, फिर इसके रिश्तेदारों के पास ब्रेडफोर्ड में रहती रही, ये वो, आखिर इसके बाप, इसके मामू ने इसको मार दिया इंग्लैंड में। तो ये इस वक्त सिचुएशन है। एक मिसाल इसकी ले लें कि आपको मदरसों की क्या ज़रूरत है कि ये कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी का एक बहुत ही भरोसे वाला लीडर यूसुफ साशा, ये यहाँ के मदरसों में बच्चों को पढ़ाता था और बच्चों का रेप किया इसने, कई बच्चों का रेप किया और अब ये जेल, 15 साल की इसको जेल हुई है। तो ये तो इनकी हरकतें हैं। जबकि इस्लामोफोबिया को इस तरह इस्तेमाल करते हैं कि अभी लास्ट वीक इंग्लैंड में एक स्कूल में एक बच्चा था जो कि नॉर्मल नहीं था दिमागी तौर पे, उससे कहीं कुरान गिर गया और कोई बेअदबी हो गई। ऐसा हंगामा मचाया गया कि उस बच्चे के फैमिली वाले माफिया मांग रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। लेकिन एक मुसलमान काउंसलर था लेबर पार्टी का, उसने पाकिस्तानी, उसने तो एक हंगामा सोशल मीडिया पे हर जगह मुसलमानों में। जैसे कि आपको याद होगा कि नूपुर शर्मा का जब हुआ था तो जो जुबैर ने काम किया था, तो वो जुबैर की तरह का ये था, इसने एक हंगामा खड़ा कर दिया। और ये आकिफ अकबर काउंसलर जो है पाकिस्तानी, उसने मतलब एक कयामत आ गई। स्कूल वालों को 4 लोगों को जॉब से सस्पेंड करना पड़ा, माफ़ी तलाफी, ये वो, पुलिस बीच में आई और एक कयामत। ये हाल कर दिया है इधर इन्होंने यूके का। ये भर भर के यहाँ पे आ रहे हैं। ट्यूनीसिया, नॉर्थ अफ्रीका का जो मुल्क है अरब, उसके प्रेसिडेंट ने कहा कि नॉर्थ अफ्रीका से नीचे का जितना भी अफ्रीका है ना, नाइजेरिया, माली और दूसरे जो काले अफ्रीका के कंट्री हैं, उनमें से कोई भी रेफ्यूजी आया ना ट्यूनीसिया, तो हम उसको डिपोर्ट करेंगे, क्योंकि वो हमारी कल्चर से मैच नहीं खाते। इसने कहा कि उससे पूछा गया कि आपका भी कुछ अफ्रीकन लोगों से मिले हैं, ब्लैक अफ्रीकन लोगों से? कहता है एक्चुअली मेरा दादा है ना, वो काले अफ्रीकानों की ट्रेड करता था, उनको ख़रीदता था और बेचता था। मैं बस इतना ही जानता हूँ, बाकी मैं इनके बारे में जानने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि वो हमारी कल्चर के हिस्सा नहीं है। अपने मुल्कों में ये किसी को आने नहीं देते क्योंकि इनकी कल्चर से मुख्तलिफ हैं, और दूसरे मुल्कों में ये जाते हैं, वहाँ पे धड़ल्ले से रहते हैं और अपनी कल्चर उनके ऊपर इम्पोज करते हैं। ये है इनकी पोजीशन। डेनमार्क में ये छोटा सा आप हिसाब किताब देख लें कि 2010 से 2021 में जो क्राइम है, वायोलेंट क्राइम ऑरेंज है, ब्राउन कलर है होमिसिड और रेप है पर्पल। डेनिश
ओरिजिन के जो लोग हैं ना, वो उनका रेशो 1 है। वेस्टर्न इमिग्रेंट्स यानी गोरे जो आते हैं डेनमार्क में, हॉलैंड से, बेल्जियम से, फ्रांस से, इंग्लैंड से, वो 1 से भी कम रेशो है। रेप खाली 1 से थोड़ा ज़्यादा है। जबकि जो गोरे नहीं हैं इमिग्रेंट्स, सिंपल सी बात है, ये मुसलमान क्या लिखते नहीं है, लेकिन मुसलमान की बात हो रही है यहाँ पे। जो वायोलेंट क्राइम और होमिसाइड है वो 3 से ज़्यादा रेशो है, और रेप तो 7 से ज़्यादा का रेशो है। ये अजीज़ दोस्तों यहाँ की सूरत हाल है। और जब हमारे लंदन के पाकिस्तानी ओरिजिन के मेयर की अभी पेशी हुई, तो उनसे सवाल हुए कि जब आप 2014-2015 में मेयर नहीं थे तो 21,000 डकैतियाँ होती थीं, और अब 35,000 हो गई हैं। जब आप मेयर नहीं थे 2014 में तो 9,000 नाइफ क्राइम हुए थे, अब 55% इजाफे के साथ 15,000 हो गए। आपका क्या ख्याल है? लंदन सेफ है? तो कहता है लंदन सेफ है। To what extent then is it a matter of personal regret to you that London is less safe than when you took the job? And you responded, oh, it's not less safe, that's the first thing. So I had a look at the Metropolitan Police's statistics. And in 2015-16, for example, there were 21,361 robberies recorded. Last year there were 35,216, which is an increase of 65%. In that light, Mr. Mayor, do you think the state in London is not less safe than when you took over? Was an honest thing to say? I do, and you do? Pick it. That's extraordinary. I'm very happy to have a discussion on what the definition of robbery is, actually. So another statistic for you then, which is a Metropolitan Police statistic. In 2015-16 there were 9,704 recorded knife crimes, and last year there were 15,003, which is an increase of 55%. Do you think the stating that London is not less safe than when you took over was an honest thing to say? I think we are safer. I think I'll give you one example where you can measure success in relation to the progress we're making to deal with terrorism. Big progress there. Another statistic, Mr. Mayor. In 2015-16 there were 1,804 gun crimes according to the Metropolitan Police. Last year there were 2,342, which is an increase of 30%. So again, do you think that saying that London is not less safe now than when you took over was an honest thing to say? I do. You do. So gun crime is up, robbery is up, knife crime is up, rape is up, taking motor vehicle offences is up, residential burglary is up, knife crime with injury is up, knife crime with injury and robbery is up, and you think honestly that London is more safe now than when you took over as Mayor of London? I do. That's absolutely extraordinary. अब अजीज दोस्तों, सूरत हाल ये है कि आखिरी खबर की तरफ आऊँगा, लंबी हो गई वापस, कि इंग्लैंड के फॉरेन मिनिस्टर अभी भारत के दौरे पे आए थे G20 की फॉरेन मिनिस्टर्स की जो मीटिंग थी वो अटेंड करने के लिए। तो जेम्स क्लेवरली जो हमारा इंग्लैंड का फॉरेन मिनिस्टर है, उसने भारत के जयशंकर जी के साथ मीटिंग में बीबीसी का मुद्दा उठाया कि आपने बीबीसी की ऑफिस पे छापे मारे, टैक्स ऑफिस पे छापे मारे, टैक्स के नाम पे छापे मारे, हम इसको सपोर्ट नहीं करते और ये गलत बात है, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के खिलाफ है, ये वो है। तो जयशंकर जी ने कहा कि भाई साहब, ये जो मुल्क है ना, इसमें जो भी काम करेगा ना, उसको कानून के अंदर रह के काम करना है। और टैक्स डिपार्टमेंट आज़ाद डिपार्टमेंट है, बीबीसी का करोड़ों का घपला है टैक्स का, तो उसके हवाले से क्या बीबीसी को हम कानून से बाहर निकाल दें क्या? और यही इंग्लैंड है ना, इसने बीबीसी के गैरी लाइनेकर, जो कि एक प्रोग्राम का होस्ट भी था और बीबीसी की टॉप हायरार्की में से था, उसके ऊपर 4.9 मिलियन पाउंड का टैक्स चोरी का इल्ज़ाम लगाया है और इसके ऊपर इंक्वायरी चल रही है। तो ये करें तो सही है, मैं करूं तो साला कैरेक्टर ढीला है। तो ये है अजीज़ दोस्तों कहानी, इस वक्त यूके और यूरोप के हवाले से आपके सामने मैंने रखी है। अजीज़ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग।